मैथ्स के पेपर में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल होने वाले ये, जो कि पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। और ये जितने सवाल है ना सभी पिछले वर्षों के पेपर से हमने लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हो अवकलन के अनुप्रयोग वाले चैप्टर वाइज जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको लगवा रहे हैं। इससे पहले अवकलन के क्वेश्चन लगवा दिए थे। इस वीडियो पे अवकलन के अनुप्रयोग के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल पिछले वर्षों में पूछे गए उन क्वेश्चन को आज लगाने वाले, ठीक है। और जितने क्वेश्चन होने वाले इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इनसे आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगी, ठीक है। तो चलो मस्त तरीके से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप पता है यार 23 फरवरी को हमारा पेपर है, टाइम बहुत कम है, तो मस्त तरीके से प्रैक्टिस कर लो। और इससे पहले हमने बताया कई सारे चैप्टर के, जैसे रैखिक प्रोग्राम, अवकलन और भी कई चैप्टर के हमने वीडियो चैनल पे डाल दिए। चैनल पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलो मस्त तरीके से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अवकलन के अनुप्रयोग अवकलन के अनुप्रयोग के सभी जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है सभी को देखते हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए जो पेपर में आते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है वक्र आपको दिया है y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा एक सच के समांतर है। ये आपसे कहा गया है। क्या कहा गया भैया कि वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा जो है तुम्हारी क्या है, एक सच के समांतर है, ठीक है। तो इस पे हमें ज्ञात करना है। तो चलो मस्त तरीके से इसे हल करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्या दिया है तुम्हें। सबसे पहले y वक्र आपको दिया है y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो सबसे पहले तुमको क्या निकालनी पड़ेगी, स्पर्श रेखा कही गई है एक सच के समांतर है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण हो या विलंब का समीकरण हो, इनको निकालने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, प्रवणता की। और प्रवणता क्या होती है, dy बाई dx, है ना। मतलब इसका सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना, dy बाई dx। और फिर का एक सच के समांतर, जब भी समांतर कहा जाता है, समांतर का मतलब dy बाई dx की वैल्यू 0 है ना। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उन बिंदुओं को निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करो, इसका अवकलन करो। तो यहां से लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब हिंदी में लिख सकते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब इसका अवकलन करोगे तो डी बाई डी एक्स वाई बराबर डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस, आप देखो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 3 को पहले से ही बाहर कर लो। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन माइनस 9 बाहर, डी बाई डी एक्स एक्स का अवकलन प्लस डी बाई डी एक्स 7, ठीक है। सबका अवकलन यहाँ से कर लो। जो कांस्टेंट चीजें थी 3 9 इसको बाहर कर लिया, ठीक है। अब इसको हल करोगे, एक्स क्यूब का अवकलन कितना होता है, 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 ये आया, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया, माइनस 9 ये आया, x का अवकलन कितना होगा 1 और 7 का 0। अब इसको हल करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ये वैल्यू किसकी आई, dy बाई dx की। किसकी वैल्यू आ गई, dy बाई dx की। इसको मानो समीकरण 1, ठीक है। तो ये dy बाई dx ही क्या है, प्रवणता है। प्रवणता m जो होती है यही dy बाई dx ही होती है। अब कह रहा है कि उन बिंदुओं को हमें बिंदु ज्ञात करने, मतलब x और y जो बिंदु आएंगे उन बिंदुओं को ज्ञात करने हैं जिन पर स्पर्श रेखा एक सच के समांतर है। तो लिखते हैं एक सच के समांतर, एक सच के समांतर है, ठीक है। लिख लो स्पर्श रेखा एक सच के समांतर, स्पर्श रेखा एक सच के समांतर है, ठीक है। स्पर्श रेखा क्या है, एक सच के समांतर। यहां से लिख दो चूंकि स्पर्श रेखा एक सच के समांतर, क्या लिख दिया, चूंकि स्पर्श रेखा एक सच के समांतर है। तो जब स्पर्श रेखा एक सच के समांतर होगी तो dy बाई dx का मान कितना होगा, 0। dy बाई dx का मान कितना होगा, 0। तो dy बाई dx का मान 0 हो गया। अब जो dy बाई dx की वैल्यू, इसको यहाँ पे रख लो और हल कर लो। तो चलो हल करते हैं। देखो dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, ये 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, है ना। अब बराबर में dy बाई dx की जगह कितना रखोगे, 0, तो इसकी जगह रख दो 0, तो 0 रख दिया। अब इसको हल कर लो और x और y के मान निकाल लो, वही बिंदु हो जाएंगे, ठीक है। इसको हल करोगे तो 3 देखो सब में कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। 3 कॉमन हो गया, 3 को उधर भेज दोगे 0 के बाद चला जाएगा। आप 3 को उधर भेज दोगे 0 के पास जाके, वो भी 0 बन जाएगा। मतलब वैल्यू कितनी बची, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसको तुमको हल करना है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आप हल करोगे तो 3 एक कम 3 मतलब 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस 3x,
ये माइनस माइनस मिलके प्लस का x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से कितना बचा, x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 3 कॉमन बचा कितना, x प्लस 1 बराबर 0, है ना। तो x का मान यहाँ से निकालोगे तो जब x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा 3। जब x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा -1। मतलब x के तुमको 2 मान मिले। जब x के 2 मान मिले तो यहाँ से जब y में रखोगे तो y के भी 2 मान मिलेंगे, है ना। तो अब इस समीकरण, इसको कुछ मान लो, इस वाले को दूसरा माने रहो, इसको पहला मान लो। अब x के मान समीकरण 1 में रखो, तब तुमको बिंदु मिलेंगे, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं x के मान समीकरण 1 में रखने पे पहले x बराबर 3 रखते हैं। x बराबर 3 समीकरण 1 में, समीकरण 1 है क्या, ये y बराबर x क्यूब, तो x की जगह 3 हो जाएगा तो 3 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स की जगह 3 का स्क्वायर, और फिर कितना हो जाएगा -9 इंटू 3 और प्लस का 7, x की जगह 3 रखा है। हल करोगे तो 3 त्रिको 9 त्रिक 27 माइनस 9 त्रिक 27 माइनस 27 प्लस 7, ठीक है। अब इसे देखो, प्लस का 27 माइनस का 27 कैंसिल, माइनस 27 प्लस 7 मिलके हो गया -20। तो y की एक वैल्यू आई माइनस का 20। कब आई है, जब आपने x बराबर 3 रखा, ठीक है। तो y कितना मिला, माइनस का 20। ठीक, y मिला -20। अब दूसरी वैल्यू क्या है, x बराबर -1, तो इसको रखते हैं, देखो कहीं पे जगह है, यहाँ पे देखो करते हैं, इसके आगे का यहाँ पे करते हैं, ठीक। अब x बराबर कितना रखना है, -1, x बराबर -1 समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या ये, तो y बराबर x क्यूब है तो -1 का क्यूब, -3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, -9 इंटू एक्स की जगह -1 प्लस 7। अब इसको हल कर लो तो यहाँ पे -1 का क्यूब -1 और -3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस ये माइनस मिलकर प्लस का 9 प्लस 7। अब इसे हल करना है तो 9 7 16, पहले चलो इसको लिख लो। अब हल करो, 9 7 16 और 4 मिला के 12, मतलब y की वैल्यू कितनी आई, 12। कितनी आई, 12। तो जब हमने x बराबर -1 रखा तो y 12 मिला, जब x बराबर 3 रखा तो y बराबर -20 मिला। तो बिंदु तुमको क्या मिले, यहां से नीचे से लिख देना है, लिख देना अतः बिंदु पहला बिंदु मिला 3 कामा -20, 3 कामा -20, और दूसरा जब -1 होता है तो 12, तो या -1 कामा 12, ठीक है। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब तुमको 2 बिंदु मिले, पहला मिला ये 3 कामा -20 और दूसरा मिला -1 कामा 12, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन तुम्हारा हल हो चुका, ठीक है। तो देख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन था ये, 3 नंबर पे पेपर में पूछा गया था। वक्र तुमको दिया है ये, फिर कह रहा है स्पर्श रेखा एक सच के समांतर है। तो सबसे पहला काम, स्पर्श रेखा का समीकरण भी याद रखो, जिसे कभी कभी स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ लेता है। बिंदु दिया होगा और कहेगा स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो, कभी बिंदु दिया होगा अभिलंब का समीकरण पूछेगा, है ना। तो आपको आना चाहिए, स्पर्श रेखा का समीकरण भी याद होना चाहिए, अभिलंब का समीकरण भी याद होना चाहिए, और बिंदु रख के आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से आपने सबसे पहले अवकलन करके ये वैल्यू निकाली। स्पर्श रेखा कह रहा था एक सच के समांतर, जब भी समांतर बोले तो इस dy बाई dx की वैल्यू 0 कर दो। यहाँ से जो x का मान निकला था, 2 मान आए थे, इनको y पे रख के चेक किया तो हमें 2 बिंदु मिले, पहला 3 का -20 और -1 का 12। तो इस टाइप से वाला क्वेश्चन हल हो चुका, अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में पूछा गया था, ठीक है। वही क्वेश्चन करा रहे हैं जिनके आने की चांसेज है, तो इसलिए अच्छे से इनको हल कर लेना। और आपको जो बताते चल रहे हैं कि जैसे अभिलंब के समीकरण वाला सूत्र याद रखो, स्पर्श रेखा वाला याद रखो, ठीक है। इनके सवाल भी आप लोग जरूर लगाना, ठीक है। जो आपके पास है उनको प्रैक्टिस कर लेना। तो इसे आप लोग क्या करो, नोट कर लो। और अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखो सबसे जरूरी फॉर्मूला है, फॉर्मूला अच्छे से तैयार तो आपका पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मान लो सवाल आ रहा है लेकिन फॉर्मूला भूल गए तो कैसे, तो फॉर्मूला जरूर याद रखो, ठीक है। अब इसे नोट करो। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। आप देखो जो अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा 1 नंबर पे पूछा गया था, लेकिन देख लो इसको भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वक्र y बराबर 2x² - 3 cos x का x बराबर 0 पर प्रवणता ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक वक्र है जिसकी x बराबर 0 पे प्रवणता निकालनी है।
तो प्रवणता निकालने के लिए सबसे पहले हल करते हैं इस क्वेश्चन को। y का मान देखो क्या दिया है, y बराबर दिया है 2x² माइनस 3 cos x, ये वैल्यू तुमको y की दी है। आप सबसे पहला काम प्रवणता का मतलब dy/dx, तो इसका अवकलन करना है। तो यहाँ से अवकलन करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से कितना हो जाएगा d/dx y बराबर 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर लो, d/dx x² माइनस 3 बाहर d/dx cos x। ठीक है, अब अवकलन कर लेते हैं। 2 बार हुआ x² का अवकलन, 3 बार हुआ cos x का अवकलन। तो अब देखो 2 इंटू x² का अवकलन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो x² की जगह 2x माइनस 3 इंटू cos x का अवकलन कितना होता है माइनस sin x, तो cos x की जगह कर देंगे माइनस sin x। ठीक है, अब हल कर लो तो 2 इंटू 2 मतलब 4x माइनस माइनस मिलके प्लस 3 sin x। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू किसकी आई है dy/dx की, मतलब ये क्या निकली है प्रवणता, यही क्या है तुम्हारी प्रवणता। अब कह रहा है x बराबर 0 पे, तो x बराबर 0 पे निकाल लो, dy/dx की वैल्यू हमें निकालनी है x बराबर 0 पे, मतलब केवल x की जगह 0 रखना है। तो 4 इंटू एक्स की जगह 0 रख दो, तो 4 इंटू 0 प्लस 3 साइन x की जगह 0 रख दो, 3 साइन 0। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 3 साइन 0, साइन 0 का मान, साइन 0 का मान भी 0, तो 0 प्लस 0 मतलब पूरी वैल्यू 0 आ गई। यही तुम्हारा क्या हुआ प्रवणता आ गई। x बराबर 0 पे प्रवणता कितनी निकल गई भैया 0। ठीक है, तो बस तरीके से वाला क्वेश्चन हल है, कुछ भी नहीं था, बस यहाँ पे dy/dx निकालना था प्रवणता। ठीक है, फिर x बराबर 0 रख देना था। ठीक है, तो नोट करो इसे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो अगला सवाल भी उसी टाइप का है, कह रहा वक्र ay² बराबर x³ के बिंदु am² कामा am³ पर प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपकी बार बिंदु दे दिया, प्रवणता पूछ रहा है, तो वही काम करना है, सिंपल सा। देखो हल करते हैं इसे। वक्र हमारे पास है ay² बराबर x³, कितना है ay² बराबर x³, तो सबसे पहला काम अवकलन करना है। तो यहाँ से y का मान निकाल लो, तो y का मान निकालोगे तो y² बराबर कितना आ जाएगा 1/a x³ है ना, ये तो आ जाएगा y का मान। y² देखो यहाँ से a इधर आ गया तो 1/a हो गया, और x³ ये आ गया। ठीक है, अब y का मान निकाले, इधर स्क्वायर लगा तो उधर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा √x³/a। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। और अंडर रूट का मतलब सबको पता है पावर में 1/2 होता है, तो यहाँ से अंडर रूट ना लगा के पावर में 1/2 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं पावर में 1/2। ठीक है, इससे अवकलन करने में आराम रहेगा। देखो स्क्वायर था, स्क्वायर इधर से हट के इधर आएगा तो 1/2 पावर हो जाएगा, मतलब अंडर रूट लगता है, अंडर रूट को 1/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हल करोगे तो y बराबर a बाहर आएगा तो 1/a की पावर 1/2 है ना, कोई दिक्कत नहीं, मतलब a में भी 1/2 पावर है, इसमें भी है। अब x के साथ क्या हो जाएगा, देखो 3 है और 1/2, तो 3 का 1/2 से गुणा हो जाएगा, तो कितनी पावर हो जाएगी 3/2। समझ में आया ना। देखो a की पावर ये 1/2 आ गया, x की पावर 3 था और 1/2, तो 3 का 1/2 से गुणा 3/2 हो गया। ठीक है, इतने तक कोई दिक्कत नहीं। अब अवकलन कर लो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब अवकलन करोगे तो d/dx y बराबर 1/a की पावर 1/2, ये बाहर आ गया। अवकलन किसका करना है x की पावर 3/2 का, किसका करना है x की पावर 3/2 का, है ना। तो चलो करते हैं इसका। आप देखो dy/dx बराबर यहां से कितना 1/a की पावर 1/2, तो 1/a की पावर 1/2। अब किसका अवकलन करना है x की पावर 3/2 का, क्योंकि ये कांस्टेंट था तो इसको बाहर कर लिया, अवकलन केवल इसका होगा। तो x की पावर n का सूत्र क्या होता है x की पावर n - 1, तो इसमें सूत्र क्या लग जाएगा 3/2 x की पावर 3/2 - 1, सूत्र लग गया nx की पावर n - 1, है ना। अब हल कर लो इसको, तो 1/a की पावर 1/2, आप चाहे तो a की पावर 1/2 को √a लिख दे क्या, चलो लिखे रहो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 3/2 ये आया। अब इसको हल करोगे x की पावर 3/2 - 1, मतलब कितना बन जाएगा, एलसीएम लेके हल करोगे तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, कितना वैल्यू आ गई 3 - 2/2 मतलब 1/2। ठीक, कोई दिक्कत। आप देखो ये किसकी वैल्यू आई dy/dx की। अब dy/dx निकल गया। अब तुमको इस बिंदु पे प्रवणता निकालनी है, तो अब इस बिंदु पे निकाल लो। dy/dx प्रवणता का मतलब यही dy/dx am² कामा am³ पे। इसका मतलब ये है जो am² ना ये x का मान है और am³ जो है y का मान। ठीक है, आप देखो यहाँ पे y तो है नहीं कहीं,
x का x ही है केवल, तो x का मान केवल हमें रखना, y की जब है नहीं y तो y से क्या मतलब, हमें केवल x है तो x का मान रख दो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/a⁴ 1/2 इंटू 3/2 इंटू x का मान कितना रखोगे am², तो am² की पावर 1/2। अब इसी को हल करना है, बस उत्तर हो जाएगा तुम्हारा। हल करो 1/a⁴ 1/2 इंटू 3/2 इंटू, अब यहाँ पे अलग अलग 1/2 पावर लगा लो, तो a के साथ 1/2 लगेगा तो a की पावर 1/2 इंटू m², ये स्क्वायर और ये 1/2 तो स्क्वायर का 1/2 से गुणा, है ना। देख लो a की पावर 1/2 ये आया, यहाँ पे स्क्वायर है और ये 1/2 तो स्क्वायर का 1/2 से गुणा हो गया। आप देखोगे a की पावर 1/2 ऊपर भी नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे ये पावर कैंसिल हो जाएगी। उत्तर कितना आया 3m/2, 3m/2, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा dy/dx, मतलब प्रवणता का am² am³ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा प्रवणता का, देख सकते हो 3 यहाँ से m/2। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन हल हो चुका है, 2 नंबर पे आया था ये 3m/2। ठीक है, तो मस्त तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपका हल हो चुका। सिंपल, पहले अवकलन कर लो फिर तुम वैल्यू रख लो, ये मान x का दिया ये मान y का दिया है, y होता तो y की जगह भी रखते, लेकिन केवल x में ही काम चल गया तो x पे रख के हमने हल कर लिया। ठीक है, तो आराम से 3m/2 आंसर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। आगे और भी है जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है पेपर में पूछे गए, तो उनको भी देख लेते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट करो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है वह अंतराल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह आपको अंतराल ज्ञात करना है जिसमें फलन आपको दिया है 2x³ - 3x² - 36x + 7 वर्धमान है। मतलब आपको एक ऐसा अंतराल ज्ञात करना है जिसपे ये फलन आपका क्या है वर्धमान फलन है। ठीक है, तो वर्धमान और ह्रासमान वाले भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो वर्धमान और ह्रासमान वाला हमने आपको इससे पहले पढ़ाया भी था, तो देख लो कैसे ये क्वेश्चन हल होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इस तरीके से हल करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले फलन हमें दिया है, फलन कितना दिया है f(x) बराबर, इसको फलन को f(x) मान लो, है ना। कितना दिया है 2x³ - 3x² - 36x + 7। सबसे पहला काम, अगर आपको वर्धमान सिद्ध करना है या ह्रासमान सिद्ध करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है उसका अवकलन करना है। फिर उसके बाद जब अवकलन हो जाएगा तो उसको 0 के इक्वल रखना है और उसी से आपको जो बिंदु मिलेंगे वही अंतराल आते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग अवकलन करते हैं। तो लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन। जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो f' बराबर तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 2 × d/dx x³ - 3 d/dx x² - 36 d/dx x प्लस d/dx 7। ठीक है, ये वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी। थोड़ा और इधर से लिख रहे हैं, नहीं तो फिर बोर्ड में आएगा नहीं, है ना। f' बराबर, यहाँ से इसे हल करो, 2 ये आया, x³ का अवकलन कितना हो जाएगा 3x²। फिर इसके बाद देखो -3 आया, x² का अवकलन कितना हो जाएगा 2x, -36 आया, x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 और 7 का 0। अब इसे हल करोगे तो 2 × 6x² - 3 × 6x - 36, ये किसका मान आया f' का। इसे मान लो समीकरण 1। तो f' तुम्हारे पास कितना आ गया, मतलब अवकलन करने पे 6x² - 6x - 36। अब वर्धमान फलन या ह्रासमान फलन के लिए इसको आपको 0 के इक्वल रखना है। तो लिखते हैं वर्धमान के लिए f' बराबर 0। f' को क्या रखेंगे 0 के बराबर। ठीक है, अब इसे हल करो तो 6x² - 6x - 36 बराबर 0। अगर यहाँ देखोगे पूरे में 6 कॉमन मिल जाएगा तो 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन हुआ तो x² - x - 6 बराबर 0। अब 6 को उधर भेज दोगे तो यहाँ से आ जाएगा x² - x - 6 बराबर 0। अब इसी को हमें हल कर लेना है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं इसे। तो देखो इसे हल करोगे तो 3 दूना 6 होता है, तो इसका आप गुणनखंड करो तो x² - 3x और प्लस का 2x - 6 बराबर 0, है ना। इसको हल किया तो -3x + 2x लिख लिया। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन तो x - 3 आ गया, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन तो x - 3 आ गया बराबर 0। अब x - 3 कॉमन मिल जाएगा तो x - 3 और कोष्टक में x + 2 बराबर 0। अब x के तुमको यहाँ से 2 मान मिलेंगे तो निकाल लो। पहला मान x - 3 बराबर 0 पे मिलेगा, x बराबर प्लस का
3, फिर x प्लस 2 बराबर जब 0 रखोगे तो x का मान कितना मिलेगा, माइनस का 2। मतलब तुम्हें क्या मिले, x के दो मान मिले, -2 और 3। अब तुमसे पूछ रहा है वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें वर्धमान और ह्रासमान मिले तुमको, है ना। तो चलो उस अंतराल के लिए सबसे पहले तुमको संख्या रेखा बना लेनी है। इस टाइप से ये क्या हो जाएगी, संख्या रेखा हो जाएगी। इधर साइड माइनस अनंत और इधर साइड प्लस का अनंत, है ना। अब बिंदु यहाँ पे रख लो, कौन सा, पहले -2 है तो -2 इधर रखो, फिर +3 है तो +3 को इधर रखो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले संख्या रेखा पे दोनों बिंदुओं को रखा, -2 ये आ गया, प्लस का 3 ये आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद तुमको कौन कौन से अंतराल मिलेंगे। पहला मिलेगा -∞ से -2 तक, मतलब माइनस अनंत से -2। दूसरा मिलेगा -2 से 3 और तीसरा मिलेगा 3 से इनफाइनाइट। 3 अंतराल मिलेंगे। अब इन तीनों पे तुम्हें चेक करना है किसमें वर्धमान हो किसमें ह्रासमान। अगर f' में देखो, अब ये जो जितने अंतराल आए ना इनका मान आपको f' पे रखना है। अगर वैल्यू प्लस में आती है तो वर्धमान होगा और माइनस में आती तो ह्रासमान होगा, है ना। तो चलो निकालते हैं इसकी वैल्यू को। यहां से कौन कौन से अंतराल मिले, लिखते हैं अंतराल। 3 अंतराल मिलेंगे। पहला अंतराल है हमारे पास -∞ से -2। पहला है -∞ से -2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तुमको किस में रखनी, f' पे। f' ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं वैल्यू, तो f' पे रखो। f' हमारे पास है कितना, 6x² - 6x - 36। ठीक, इतनी वैल्यू है। आप तुमको करना क्या है, यहाँ पे -∞ से -2 के बीच का कोई भी मान रखना है। जिसे -∞ से -2 के बीच में जैसे -3 रख सकते हो, -4 रख सकते हो, कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लो। तो मान लो -3 रखते तो f' -3 बराबर 6 गुणे -3 का स्क्वायर -6 इंटू x की जगह -3 - 36। हल करोगे तो 6 गुणे -3 का स्क्वायर 6 और माइनस माइनस मिलकर प्लस 6 3 18 -36। अब आगे हल करो, 36 + 18 - 36, मतलब 36 से 36 खत्म, वैल्यू कितनी आई, 18। मतलब वैल्यू क्या आई, प्लस की। मतलब इसमें हमें क्या मिलेगा, वर्धमान मिलेगा। क्या मिलेगा, वर्धमान। अगर प्लस की वैल्यू आई तो वर्धमान, माइनस की आई तो ह्रासमान, है ना। आप देखो इसी तरह से दूसरा अंतराल भी चेक करते हैं। तीनों अंतरालों में चेक करना है। दूसरा क्या है, -2, 3। दूसरा है -2, 3 पर, है ना। अब इसमें f', इसके बीच की कोई वैल्यू ले लो -2 से 3 तक। जिसे -1 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, कोई भी वैल्यू ले लो। मान लो -2 से 3 के बीच हमने 2 ले लिया, ठीक। तो f'2 इसमें रखते हैं x की जगह। तो 6 गुणे x की जगह 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -6 गुणे 2 -36। हल करो, x की जगह 2 रखा है, ठीक है। तो 6 चौको 24 -12 -36। तो 36 12 मिला के 36 38 48 -24 कितना आ जाएगा, -24, ठीक है। 36 38 48, हाँ -24। तो -24 मिला, मतलब वैल्यू किसमें आई, माइनस में। तो इसमें जो माइनस में आती है उसमें ह्रासमान मिलता है। प्लस में आएगी तो वर्धमान, माइनस में आएगी तो ह्रासमान, है ना। अब तीसरी वैल्यू कहाँ निकाले, इधर ऊपर निकाल लेते चलो। तीसरा अंतराल कौन सा है, 3 से अनंत तक। तो तीसरा अंतराल हमारे पास 3, अनंत पर। 3 से अनंत तक कोई भी वैल्यू ले लो। 3 से अनंत तक कोई भी वैल्यू ले लो। 3 से अनंत तक कौन सी, 4 5 6 जो तुम्हारा मनो ले लो, ठीक है। तो मान लो यहाँ से हम ले लेते 4। तो f' x की जगह कितना रख देंगे, 4। तो 4 रख दिया, बराबर 6 गुणे x की जगह 4 रखो तो 4 का स्क्वायर -6 गुणे x की जगह 4 -36। इसे हल करो तो 4 चौको 16 छक्के 96 -24 -36। अब हल करोगे तो 96 -24 36 कितना हो गया, 36 40 20 60 और घटाओगे तो कितना आ गया, 36, ठीक है। तो ये वैल्यू आई 36। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आई, 36। और देखोगे ये वाली वैल्यू भी कैसे आई है, प्लस की। मतलब जो जो वैल्यू प्लस की आई उसमें वर्धमान मिलेगा, जो वैल्यू माइनस की उसमें ह्रासमान मिलेगा। तो ये वैल्यू भी प्लस की आई है, ये वैल्यू भी प्लस की आई, तो दोनों में वर्धमान मिलेगा और इस वाले में केवल ह्रासमान मिलेगा। तो अब इसका आंसर तुमको लिखना कैसे, इसका आंसर यहाँ पे लिखे देते, बोर्ड में जगह थोड़ा कम है, एडजस्ट कर लेना। लिखते अतः अंतराल,
अब दो अंतराल मिले तो बीच में यूनियन लगा देना है, ठीक है। पहला अंतराल कौन सा था, कहाँ चला गया जिसमें प्लस मिला है, ये। अतः अंतराल माइनस अनंत से -2 यूनियन, यू लगा दो क्योंकि दो में ना, तो यू का मतलब यूनियन। और दूसरा 3 कामा अनंत पर फलन वर्धमान है, पर फलन क्या है, वर्धमान है, ठीक है। इस पे फलन क्या है तुम्हारा, वर्धमान है। तो वर्धमान सिद्ध करना आ गया तुमको, आसानी से कर लोगे, इस तरह से आसानी से हम लोग कर लेंगे। अतः अंतराल माइनस अनंत से -2 यूनियन 3 कामा इनफाइनाइट पे फलन क्या है, वर्धमान फलन है, ठीक है। तो आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले जब भी वर्धमान रासमान की बात हो, फलन दिया जाए, अंतराल पूछ रहा है, सबसे पहले उसका अवकलन कर लो, फिर उसको 0 के इक्वल रखो, फिर तुमको जो संख्या रेखा पे x का मान जो है उसको संख्या रेखा पे रखो, और जैसे माइनस अनंत से -2 पहला अंतराल मिला, फिर -2 से 3, फिर 3 से अनंत, इसके बीच की वैल्यू रख के चेक करो। अगर जिस पे प्लस की वैल्यू आती है वो वर्धमान दिखाएगा, जिसपे माइनस की आती है वो रासमान दिखाएगा। तो मस्त तरीके से वाला क्वेश्चन हल है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। 5 नंबर पे पूछा भी गया था शायद, ठीक है। तो आसानी से क्वेश्चन हो गया, आशा करते समझ में आएगा। जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसे नोट करो। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो जल्दी से आके चैनल पे देखना भी वीडियो, और जल्दी से शेयर भी कर दो, ठीक है। नोट करो जल्दी से। आप देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, 5 नंबर का, ये भी पूछा गया था। क्वेश्चन है, ऐसी दो धन संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 6 है और जिसके घनों का योगफल कितना है, न्यूनतम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो इसे भी मस्त तरीके से देखते हैं। दो धन संख्या ज्ञात करनी, योगफल 6 दे रखा है और जिसके घनों का योगफल न्यूनतम दिया है, ठीक है। न्यूनतम और अधिकतम सिद्ध करने वाले आते हैं ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है घनों का योगफल, किसी में कहेगा वर्गों का योगफल, तो आप आसानी से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से देखना, ठीक है। तो चलो देखते हैं। आपको ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करनी, तो पहले दो धन संख्या मान लो। लिखते हैं, माना पहली संख्या, माना पहली धन संख्या कितनी है, x। मान लेते हैं माना पहली धन संख्या कितनी है, x। अब अगर पहली धन संख्या x है और दो संख्याओं का योगफल 6 है, मतलब दो ठेके मिला के 6 है, एक x निकल गई तो दूसरी कितनी बचेगी, 6 - x, है ना। तो दूसरी धन संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी धन संख्या कितनी हो जाएगी, 6 - x। तो तुमको दो धन संख्याएं हैं, मतलब जिनका योगफल कितना है, 6। तो पहली को x माना तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 6 - x। आप लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखो हमसे क्या कह रहा है सवाल, प्रश्नानुसार हमसे कह रहा है कि जिसके घनों का योगफल न्यूनतम, मतलब इन दोनों संख्याओं के घनों का योगफल, पहले इनका घन करो, x का घन किया x क्यूब हो गया, दूसरी संख्या का घन किया 6 - x का क्यूब हो गया, और इनका योगफल। दोनों संख्याओं का घन करो मतलब क्यूब करो, और उसका योगफल मतलब जोड़ दो। और ये किसके इक्वल दिखाना है तुमको, न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब इसका अवकलन करके बाद में दिखाना पड़ेगा, है ना। तो न्यूनतम दिखाने के लिए इसको हम लोग मान लेते हैं y के बराबर, क्योंकि तभी तो अवकलन करोगे, या f ऑफ x के इक्वल मान लो, है ना। अवकलन करने के लिए किसी के इक्वल मान लो, जिसके सापेक्ष हम लोग कर लेंगे, ठीक। तो देखो दो धन संख्या थी, पहले x माना, दूसरी 6 - x, दोनों के घन को घन कर दिया और योगफल कर दिया, और इसको न्यूनतम हम दिखाएंगे, ठीक है। तो अब यहां से इसको ऐसे करके लिख लो, y बराबर कितना आ गया, x क्यूब प्लस 6 - x का क्यूब, ठीक है। अब क्या करना है इसका हमें, अब इसका हमें क्या करना है, अब इसका हमें अवकलन करना है। तो लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy/dx y बराबर dy/dx x क्यूब प्लस dy/dx 6 - x का क्यूब, है ना। इतना आ गया। अब इसे आगे हल करो, तो dy/dx बराबर, यहां से x क्यूब का अवकलन कितना आ जाएगा, 3x², तो x क्यूब का आ गया 3x² प्लस, आप देखो 6 - x का क्यूब है, हमें सूत्र, अगर यहाँ पे 6 - x की जगह x क्यूब होता तो आप कर लेते कि नहीं, आसानी से 3x² बता देते। तो 6 - x को क्या मान के चलो, x, और जिसको x मानोगे उसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। अगर 6 - x की जगह x होता तो अवकलन क्या आता, 3x², और x की जगह में क्या है, 6 - x, तो 6 - x का स्क्वायर। अब जिसको तुमने x माना इसका दोबारा से अवकलन कर दो। तो x किसको माना था, 6 - x को, तो इसका दोबारा से अवकलन कर दो, ठीक है। अब इसको हल कर लो, तो 3x² प्लस 3 6 - x का स्क्वायर इंटू 6 का अवकलन करोगे 0 आएगा, x का करोगे 1 आएगा, ठीक है। 6 का किया 0, x का किया 1। अब इसे लिख लो, जितनी वैल्यू आई है तुम्हारे पास, यहां से आया है dy/dx की वैल्यू, dy/dx की वैल्यू आई है
3x² प्लस 3x² प्लस 3 और आगे 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देख लो, 3x² ये है, प्लस का 3 ये है, 6 माइनस एक्स का स्क्वायर ये है। 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो -1 और ये प्लस का गुणा हो जाएगा तो माइनस का वैल्यू आ जाएगी ये वाली। यहाँ पे कितना लग जाएगा? माइनस। ठीक है, समझ में आया ना? देखो ये -1 का गुणा हुआ तो माइनस हो गया। अब इसे आगे हल करो, पहले इसका स्क्वायर खोल लो, तो 3x² माइनस 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो a² मतलब 6 का स्क्वायर 36 प्लस b² x का स्क्वायर x² माइनस 2ab तो 2 छक्के 12x, है ना? ये वैल्यू आ गई। अब इसे हल करो तो 3x² माइनस 3 करना गुणा 36 3 को 108 और माइनस भी है तो माइनस 3x², ये माइनस माइनस मिलके प्लस का 12 3 36x। कुछ कट पिट तो नहीं रहा? कट रहा है ना? 3x² से 3x², बचा क्या? 36x माइनस 108। ये वैल्यू किसकी आई? dy/dx की। इसे मानो समीकरण 1। ठीक है, अब जब अधिकतम और न्यूनतम की बात होती है तो 2 बार अवकलन करना पड़ता है। वर्धमान और ह्रासमान में केवल एक ही बार से काम चल जाता है, लेकिन अधिकतम न्यूनतम में 2 बार अवकलन करना पड़ता है। तो अब इसका दोबारा अवकलन करना है। तो अब जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब लिख देते अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब दोबारा हम लोग या पुनः हम लोग क्या करते हैं? एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है, तो अब अवकलन करोगे तो d²y/dx² बराबर 36 dy/dx x माइनस dy/dx 108। ठीक है, अब इसे हल करो तो 36 इंटू एक्स का अवकलन 1, 108 का 0, मतलब वैल्यू कितनी आ गई? 36। तो d²y/dx² की वैल्यू कितनी आई? 36। ठीक है, अब देखो वर्धमान और ह्रासमान में क्या होता है? अगर f' की वैल्यू प्लस आई तो तुम कह दोगे वर्धमान, और f' की वैल्यू माइनस आई तो कह दोगे ह्रासमान। लेकिन इसमें न्यूनतम अधिकतम में उल्टा होता है। इसमें अगर f" मतलब जो दोबारा वाला अवकलन करे हो, अगर इसका मान प्लस आया तो निम्नतम, प्लस आया तो निम्नतम या न्यूनतम, और माइनस आया तो अधिकतम। ये चीज याद रखना, इसमें कंफ्यूजन होना कभी। वर्धमान में अगर f' का मान प्लस आता है वैल्यू रखने पे तो क्या होगा? वर्धमान, माइनस आता तो ह्रासमान। लेकिन इसमें अगर दोबारा वाला जो अवकलन किया अगर उसकी वैल्यू प्लस आती तो निम्नतम, माइनस आती तो अधिकतम। ठीक है, ये चीज याद रखना इसमें। तो सबसे पहले तुम्हें क्या दिखाना था कि जो योगफल होगा वो न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम तो तुमने दिखा दिया, निम्नतम या न्यूनतम तुमने दिखा दिया। न्यूनतम वाला काम हो गया। हमारा क्वेश्चन में दिखाना था कि न्यूनतम दिखाओ, तो न्यूनतम तो हमने दिखा दिया। अब दूसरी चीज हमें निकालना है दोनों संख्याएं। तो दोनों संख्या निकालने के लिए जो dy/dx है इसकी वैल्यू 0 रख दो। ठीक है, जब 0 के इक्वल रखोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आगे कहां पे हल करें? इस इधर वाला तुम लोग नोट करो, जरा स्क्रीनशॉट करो तो इसको बिगाड़ दे। ठीक है, तो आप देखो इधर साइड हम लोग इसको देख लेते हैं। देखो यहां पे जब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? dy/dx की वैल्यू 0 रख देंगे। तो अब dy/dx बराबर 0। जब तुम वैल्यू 0 रखोगे तो dy/dx की जगह कितना है? 36x माइनस 108 बराबर 0। तो 36x बराबर 108, x बराबर 108 बटा 36 और 36 को 108, मतलब x की वैल्यू कितनी आई? 3। ठीक है, आप देखो एक चीज और यहाँ ध्यान देना, x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे अभी आपको डायरेक्ट 36 मिल गया, अगर वैल्यू नहीं मिलती है, मान लो 36x² आता है ना, 36x² मान लो यहाँ मिला होता, तो अब इसके बाद जो x का मान निकला है वो इसमें x की जगह रखते, और तब अगर प्लस का आता तो निम्नतम, माइनस का आता तो उच्चतम, ये भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्ट मिल गया था तो पता चल गया निम्नतम है। अब x की वैल्यू कितनी आई? 3, और x तुमने किसको माना? पहली धन संख्या को। तो अब लिख देंगे अतः पहली धन संख्या कितनी हो गई? 3। पहली धन संख्या कितनी आई? 3। कितनी आ गई? 3। अब दूसरी निकालोगे तो दूसरी कितनी हो जाएगी? दूसरी धन संख्या, दूसरी कितनी? 6 माइनस x, मतलब 6 माइनस 3, मतलब कितनी आ गई? 3। तो दोनों धन संख्या कितनी कितनी है? 3 3 है। ठीक है, आसानी से सवाल हल हो चुका। 5 नंबर का पूछ रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कभी भी वर्गों का योगफल क्या है, घनों का योगफल क्या है, आसानी से कर सकते हो। पूरा सवाल मस्त क्वेश्चन था, आसानी से आपका हो गया। ठीक है, तो नोट कर लो इसे भी। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसे भी देख लेते हैं, नोट करो इसे। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है,
एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से भरा जाता है। कह रहा गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जहां त्रिज्या तुम्हारी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये जान लो। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में एकदम आते ही आते हैं, तो इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जानते हो क्या होता है? सूत्र। अगर तुमको गोले के सूत्र याद है, मान लो गोले का आयतन, गोले के क्षेत्रफल, ये जो सूत्र होते हैं, शंकु वाले याद है, बेलन वाले याद है, ये जितने मेन सूत्र है, सूत्र याद रखो, क्योंकि ये सवाल एकदम आसान होते हैं। सूत्र के आधार पे सूत्र याद है तो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, वो 5 नंबर पे पूछ लेता है। ठीक है, तो सूत्र जरूर याद कर लेना इसके। आप देखो हल करते इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक गुब्बारा, गुब्बारा किस आकार का होता है? गोले के आकार का। ठीक है, तो यहाँ पे गुब्बारा मतलब गोले की बात है। कहा गया गुब्बारा किस आकार का है? जो सदैव गोलाकार रहता है। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, क्या कह रहा है? 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, है ना? 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की बात है। अब ये बताओ सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक होता है? तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, आयतन में सेंटीमीटर क्यूब होता है, जब क्षेत्रफल होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब जब केवल सेंटीमीटर है तो लंबाई होगी, याद रखना, जब केवल लंबाई तो सेंटीमीटर, जब क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तुमको किसकी वैल्यू दी है? आयतन की। आयतन का मान दिया और आयतन के परिवर्तन की दर दी है, क्योंकि सेकंड में इसका परिवर्तन हो रहा है, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड में। मतलब सीधी सीधी वैल्यू किसकी दी है? डीवी बटे dt की। अगर मान लो तुमको ऐसे दे दिया सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर, ये 900 मान लो दे दिया वैल्यू, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर, तो इसका मतलब जानते हो क्या दिया? ये dv बटा dr दिया है। मतलब आयतन के परिवर्तन की दर, सेंटीमीटर किसका मतलब? त्रिज्या का, तो dv बटे dr दिया। तो इसमें कंफ्यूज होना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जब सेकंड दिया है तो मतलब dt के सापेक्ष है, जब सेंटीमीटर दोनों जगह मतलब दूरी के सापेक्ष, जैसे त्रिज्या, है ना? तो ये चीज तुम याद रखना। ठीक है, अब तुम्हें आयतन में परिवर्तन की दर दिया है। आप कह रहा है गुब्बारे के त्रिज्या की परिवर्तन की दर याद करो। त्रिज्या मान लो r है, तो त्रिज्या के परिवर्तन की दर मतलब dr बटे dt का मान तुमको निकालना है। अब इसके बाद कह रहा है जहां त्रिज्या कितनी? 15 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या r का मान भी तुमको दिया है। त्रिज्या r का मान कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। ये आपके पास वैल्यू है, dr बटे dt का मान तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो dv बटे dt 900 है, dr बटे dt पूछा जा रहा है, r का मान तुम्हारा 15 सेंटीमीटर है। अब तुमको ये याद होना चाहिए कि गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, तभी तो आयतन दिया है, गोले के आयतन का सूत्र याद तुरंत लगा दोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से लिखते हैं गोले का आयतन। क्या लिखते हैं? गोले का आयतन। यहां से लिखते हैं गोले का आयतन, गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। सूत्र याद होना चाहिए भाई। ठीक है, सूत्र याद कर लेना, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करना है? इसका अवकलन करना है, किसके सापेक्ष? t है तो t के सापेक्ष, और जब r हो तो r के सापेक्ष, है ना? तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब t के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो d बाई dt v बराबर 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लो पहले से ही, d बाई डी टी आर क्यूब, केवल आर क्यूब का अवकलन हो जाएगा। ठीक है, d बाई डी टी वी 4/3 पाई कॉमन हो गया, d बाई डी टी आर क्यूब, मतलब कॉमन का मतलब जो कांस्टेंट होता है उसका अवकलन नहीं होता ना, तो इसलिए इसे बाहर कर लिया। अब हल करोगे तो dv बटे dt बराबर 4/3 पाई है, तो 4/3 पाई ये आ गया तुम्हारा, इनटू आप किसका अवकलन करना है? आर क्यूब का, और किसके सापेक्ष है? t के सापेक्ष। अगर r है यहाँ पे और यहाँ t है, देखो सूत्र क्या पढ़े हो इसे, d बाई डी एक्स, एक्स की मान लो स्क्वायर है, तो अगर यहाँ भी x यहाँ भी x तो आराम से 2x हो जाएगा। मतलब यहाँ भी सेम चीज होना चाहिए, यहाँ भी सेम चीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे t है, यहाँ पे r, मतलब आप r का अवकलन t के सापेक्ष कर रहे हो। ठीक है, r का अवकलन आप किसके सापेक्ष कर रहे हो? t के सापेक्ष, तो मतलब t का अवकलन t के सापेक्ष ही हो सकता है। तो r को यहाँ पे क्या मान के चलोगे? t, है ना? अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता d बाई डी टी टी क्यूब, तो तुरंत तुम बता देते इसका 3t स्क्वायर आएगा, बता देते ना। तो वही चीज तो अभी भी है, r को t मानोगे तो कितना इसका अवकलन आएगा? आता है 3t स्क्वायर, लेकिन है वास्तव में क्या r, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3r स्क्वायर। अब जिसको तुमने t की जगह रखा है, t की जगह माना है, उसका दोबारा से अवकलन कर दो, तो r का दोबारा से अवकलन। ठीक है, r का दोबारा से अवकलन हो गया, बस इतना करना है। ये बातें सब बेसिक चीजें हैं, सबको पता होगी अब तक, है ना? तो r क्यूब का क्या हुआ? 3r स्क्वायर, और r का दोबारा से अवकलन, क्योंकि इसको t मान के किया गया था। ठीक है, आप वैल्यू रख लो, आपके पास सारी वैल्यू है। dr बटे dt निकालना है, dv बटे dt 900 है, तो 900 रख लो dv बटे dt की जगह, इसकी जगह 900 हो गया, यहाँ पे 3 से 3 कटा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर
dr/dt। अब 900 ये सब वैल्यू गुणे में इधर नीचे आ जाएगी भाग में, तो 900/4πr² बराबर dr/dt। मान किसका निकालना है? dr/dt का। 4 का भाग जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, 225/पाई इंटू r²। r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू 15, तो 15 का स्क्वायर कर दो, 15 का स्क्वायर बराबर dr/dt। तो यहाँ से dr/dt बराबर कितना आ जाएगा? 225/पाई इंटू 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो सीधा सीधा 225 से 225 कैंसिल, वैल्यू कितनी आई dr/dt की? 1/पाई, है ना, 1/पाई। और मात्रक क्या हो जाएगा? r है ऊपर त्रिज्या, त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर, और t है नीचे समय, समय का मात्रक सेकंड। तो 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। चाहे तो नीचे लिख सकते हो कि अतः त्रिज्या 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। अगर प्लस में आ रही तो बढ़ रही है, माइनस में आ रहा है तो घट रही है ना, इस तरह से होता है। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर ANS। ठीक है, तो मस्त तरीके से ये वाला क्वेश्चन मिल रहा है। आपसे कह रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इनके सूत्र सबके याद कर लेना और अच्छे से इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में होगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, 8 नंबर पे पूछा गया था, तो मस्त तरीके से उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसे नोट कर लो। अब देखो भैया, जो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण जो होता है वो sin इनवर्स 1/3 होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाने वाला। ठीक है, 8 नंबर का पूछा जाता है, ये चीज जान लो। तो चलो मस्त तरीके से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे हल होगा ये। ठीक है, कह रहा है सबसे पहले सिद्ध कीजिए। चलो भैया सिद्ध कर देंगे हम लोग। इसमें मेन इस तरह के सवाल में क्या देखना होता है? जो आपसे दिया हो, दिए हुए, कहा गया दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले तुमको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, फिर महत्तम आयतन, आयतन क्या दिखाना है? महत्तम, यही शब्द है, इसी को समझ जाओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, फिर महत्तम आयतन को दिखाना है। आयतन को कितना दिखाना है? महत्तम। और वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण इतना दिखाना है। सवाल में ही सारी चीजें छुपी हुई है। ठीक है, मतलब दिया हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल है और आयतन को महत्तम दिखाना है और अर्धशीर्ष कोण तुमको इतना दिखाना है। ठीक है, तो देखो समझाते तुमको कैसे लगेगा। सबसे पहले शंकु बना लो। ठीक है भैया, ये हमारा बन गया शंकु। ठीक है, सही से बना लेना तुम लोग। ये शंकु बन गया। ठीक है, ये त्रिज्या हो जाएगी। देखो ये हमारी तिर्यक ऊंचाई L हो गई, ये ऊंचाई H हो गई, ये त्रिज्या R हो गई। यहाँ पे मान लेते हैं ये केंद्र है O। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? शंकु। लिख लो चाहे तो कि माना भैया, माना शंकु की त्रिज्या R, माना शंकु की त्रिज्या R, ऊंचाई मान लो H है, ऊंचाई H, तथा तिर्यक ऊंचाई L है। तथा तिर्यक ऊंचाई कितनी है? तिर्यक ऊंचाई कितनी है? L है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई कितनी है? L। माना शंकु की त्रिज्या R, ऊंचाई H तथा तिर्यक ऊंचाई मतलब जो तिरछी ऊंचाई वो L है। अब इसके बाद अर्धशीर्ष कोण। अर्धशीर्ष कोण कौन सा? ये आधा कोण। ये देखो शीर्ष कोण की बात होगी तो पूरे कोण होगा, ये अर्ध की बात होगी तो केवल आधा कोण कितना होगा? या तो इधर वाला या तो इधर वाला। ठीक है, तो इस अर्धशीर्ष कोण को हम लोग मान लेते हैं थीटा। ठीक है, आगे लिख सकते हो तथा अर्धशीर्ष कोण थीटा है। इसी में लिख लेना माना में आगे कि तथा अर्धशीर्ष कोण कितना मान लिया? थीटा। अर्धशीर्ष कोण थीटा है। ठीक है, अर्धशीर्ष कोण कितना मान लिया? थीटा मान लिया हमने कि जो आधा कोण है वो कितना है? थीटा है। मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सवाल को हल करते हैं। दिया क्या हुआ? दिया हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? शंकु का। तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र पता होना चाहिए। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको कौन सा सूत्र लगाना है? शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए एस से यूज कर लेते हैं इसे। ठीक है, एस से प्रदर्शित कर लेते हैं। और सूत्र क्या होता है? पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। ये सूत्र होता है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का। एस बराबर पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। ठीक है, अब इसे हल करोगे तो एस बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इतनी वैल्यू आ गई।
ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। अब देखो इस तरह के सवालों में आपको इस टाइप से इसे हल करना होता है कि एक ही वैल्यू लेके आप आगे चलो, क्योंकि आपको जब समाकलन वो अवकलन करना पड़ेगा, जैसे एल के पदों में ले लो वैल्यू या आर के पदों में ले लो या आगे ऊंचाई एच भी मिलेगी, तो तीनों में से एक ही आना चाहिए लास्ट में। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां से क्या करते हैं, देखो इस पाई आर स्क्वायर को इधर ले लो तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा पाई आर एल, मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस का इधर आया माइनस का हो गया, तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल। मान यहां से निकाल लो एल का, तो एल का मान निकालोगे तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे में पाई आर, ये तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी एल की। इसे मान लो समीकरण 1। ठीक है, क्या किया हमने, देखो यहां से s माइनस पाई आर स्क्वायर, ये l का मान निकालोगे तो पाई आर गुणे में भाग में आ जाएगा, तो s माइनस पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर। ठीक है, इसको माना समीकरण 1। ये दिया हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ था, तो दिए हुए से आपको केवल मान लेना है। ठीक है, मतलब जो वैल्यू निकालनी है वो निकाल लेनी है। इसके बाद महत्तम आयतन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, महत्तम आयतन की। तो आयतन शंकु का यहां से लिखते हैं शंकु का आयतन, मतलब आयतन को ही महत्तम दिखाना है, शंकु का आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। सूत्र याद होना चाहिए भैया, नहीं तो आप लगा नहीं पाओगे सवाल। ठीक है, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये वैल्यू आ गई। अब यहां से l की जगह देखो, l तो अभी हमारे पास है नहीं, l कहां से आएगा, l के लिए अभी आएगा तुम्हारे पास, देखो r स्क्वायर है और h है। हमने कहा एक पद में लेके चलो, या तो r में लेके चलो या तो h में लेके चलो। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, h वाले को चेंज कर लेते हैं। कैसे, हमें सूत्र पता है h बराबर, देखो यहां से अगर देखोगे ये समकोण त्रिभुज जैसा बनता है, कर्ण के स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर यहां से हम किसका मान निकाले, एच स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और अगर एच का मान निकाले तो कितना आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हम यहां से रखेंगे, चूंकि एच बराबर रख देंगे अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे रख लो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, h का मान कितना है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, h की जगह कितना अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हल करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें थोड़ा सा आपको समझना ध्यान देना है बस। ठीक है, अब देखो 8 नंबर का तो क्वेश्चन बड़ा होता है, ये चीज जान लो। अब हल करो, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसको हल करना है, एल का मान ये निकाला है तुमने, रख दो। एल का मान ये वाला कितना, एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे में पाई आर और इसका स्क्वायर, क्योंकि एल की वैल्यू है ये और एल स्क्वायर है, तो एल की जगह इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का आर स्क्वायर। अब अगर तुम एक चीज इस सवाल में देखोगे, तो अब हमने यहाँ पे वैल्यू जो निकालनी है केवल आर के पदों में है। देखो यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर। तो कहने का मतलब यही है, जब आप आगे हल करने जाओ तो आपको कुछ ऐसा कर लेना है कि या एक ही चीज के पद में आ जाए, चाहे आर के पद में आ जाए चाहे एच के पद में आ जाए, है ना। तो हमने आर के ही उसमें बना लिया, अब आराम से हम लोग अवकलन कर पाएंगे, क्योंकि आर मिल गया, आर के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अगर एच यहाँ पे ले लेते, मान लो यहाँ से हम लोग क्या करते, जैसे h का मान रखा है वैसे हम r की जगह रख देते एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो हम यहाँ से h का मान निकाल लेते, तो h के सापेक्ष अवकलन करते। ठीक है, इस तरह से। तो अब आपको इसको हल करके पहले इसकी वैल्यू आसान बना लेनी, जिससे अवकलन हो पाए। ठीक है, तो हल करते v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, अंदर हल करो इसे, स्क्वायर होगा तो s माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर बटे इसका नीचे स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। ऊपर वाले के स्क्वायर अलग लगा दिए, नीचे पाई आर के स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे बटे 1 मान के एलसीएम ले लो, तो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो अगर अंडर रूट के अंदर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ये बाहर आएगा तो कितना बच जाएगा, केवल पाई आर बच जाएगा। ठीक है, सही है ना, कोई दिक्कत, रुको रुको रुको, अभी क्यों ले रहे हो यार बाहर, अभी पहले एलसीएम तो ले लो, बाद में बाहर लेंगे, है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे s माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, और ये माइनस आर स्क्वायर का इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4। एलसीएम किया और कुछ नहीं, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एलसीएम आ गया, ये वैल्यू सेम है, इस वाले का इधर गुणा हो गया, पाई स्क्वायर आर की पावर 4, है ना। अब हल करो, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये देखो अंडर रूट के अंदर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है, बाहर आएगा तो केवल पाई आर बच जाएगा, है ना। अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, केवल पाई आर। अब इस अंडर रूट वाले को हल करो, यहाँ पे किसका सूत्र लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह s, तो s का स्क्वायर
प्लस बी की जगह पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 बन जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 ए की जगह एस है और बी की जगह पाई आर स्क्वायर, तो 2s पाई आर स्क्वायर और माइनस ये पाई स्क्वायर आर की पावर 4 भी है। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं ना, कहीं गड़बड़ ना हो पाए। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर पाई आर आ गया, एस स्क्वायर इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2s पाई स्क्वायर आर, सॉरी 2s पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ठीक है, जो कट पीट रहा हो काट लो, पाई से पाई खत्म, आर से एक स्क्वायर खत्म। यहाँ देखोगे पाई स्क्वायर आर की पावर 4, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 खत्म, है ना। बचा क्या, v बराबर बचा 1/3, यहाँ केवल r बचा है, अंदर कितना बचा है एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू हमारे पास बची है, v बराबर 1/3 r अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। अब इसको कैसे हल किया जाए, तो एक बार चित्र हम इधर इरेज कर देना, ठीक है, आप लोग बना लेना। अब देखो इसको कैसे हल किया जाए भैया। ठीक, अब देखो कैसे किया जाए, अंडर रूट हटाना पड़ेगा तभी अवकलन आसानी से हो पाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। अंडर रूट पहले हटाते हैं, नहीं तो फिर अवकलन में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ से अंडर रूट को हम लोग हटा लेते हैं। देखो कैसे अंडर रूट कैसे हट सकता है, दिमाग लगाओ। दोनों पक्षों का वर्ग कर दे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो वर्ग कर दो। v का वर्ग करोगे तो v स्क्वायर, 1/3 का वर्ग करोगे तो 1/9, r का वर्ग करोगे तो r स्क्वायर, और ये अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू का वर्ग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा। मतलब कितना बच गया, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका 1/3 का स्क्वायर 1/9, r का स्क्वायर r स्क्वायर, अंडर रूट हटाने के लिए वर्ग किया है तो एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस r स्क्वायर का अंदर गुणा कर दो, v स्क्वायर बराबर 1/9, r स्क्वायर गुणा करोगे तो एस स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर का आर स्क्वायर से गुणा आर की पावर 4। ठीक, अब इसका तुमको अवकलन करना है। ठीक है, अब जो ये वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर का अवकलन करने में दिक्कत होगी, तो वी स्क्वायर को कुछ मान लो। क्या कह रहे हैं, वी स्क्वायर आयतन है ना, इसको कुछ मान लो। मान लेते हैं इसको किसके बराबर, यू के बराबर मान लो। यू बराबर वी स्क्वायर बराबर 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर की पावर 4। कुछ दिक्कत नहीं है, बस वी स्क्वायर को यू की जगह मान लिया। अब यू बराबर यहां से लिख लेंगे 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर की पावर 4। अब अवकलन करना है, पहले इतने तक तुमको पहुंचना था। ठीक है, मेन चीज यहीं तक पहुंचना है, अवकलन तो आगे करके तुम निकाल ही लोगे महत्तम मान। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के एल का मान निकाला था, फिर आयतन का सूत्र लगा के यहां तक आए पूरा, देख लो कैसे। ठीक है, अगर वीडियो मतलब ये वाला सवाल कम समझ में है तो पीछे करके देख लेना, आसानी से समझते हुए ना। 8 नंबर का पूछा था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख सकते हो यहां तक अभी हम लोग आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे वी स्क्वायर का अवकलन नहीं हो पाता, तो इसलिए इसको यू की जगह मान लिया, तो u बराबर 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर की पावर 4। क्योंकि v आयतन ही तो है, आयतन को महत्तम ही दिखाना है, तो इसको मान सकते हो। ठीक है, अब सिंपल अवकलन कर लो और निकालो मान। आप देखो महत्तम दिखाने के लिए 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, है ना। तो 2 बार अवकलन करते हैं। पहले लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष करेंगे अवकलन। यहाँ पे सब जगह r है तो r के सापेक्ष करना है। ठीक, जब t होता है तो t के सापेक्ष, जब x होता है तो x के सापेक्ष, r है तो r के सापेक्ष। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r मतलब r के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो यहाँ से d बाई डी आर यू मतलब du बटे डी आर हो गया। 1/9 कॉन्स्टेंट बाहर ही रखो, यहाँ पे एस स्क्वायर कॉन्स्टेंट, डी बाई डी आर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, डी बाई डी आर आर की पावर 4। अब इसका तुमको अवकलन करना है। ठीक है, देख लो 1/9 बाहर आ गया, एस स्क्वायर बाहर, आर स्क्वायर का अवकलन 2s पाई बाहर आर की पावर 4 का। ठीक है, तो चलो करते हैं इसका। 1/9 ये आया, एस स्क्वायर ये आया, आर स्क्वायर का अवकलन 2r माइनस 2s पाई आर की पावर 4 का कितना हो जाएगा 4r क्यूब। कितना हो गया 4r क्यूब। ठीक है, अब इसको हल करोगे कितना आ जाएगा, du बटे डी आर की वैल्यू, du बटे डी आर की वैल्यू जो तुम्हारे पास आएगी वो आ जाएगी 1/9 2s स्क्वायर आर माइनस 4 दूनी 8 s पाई आर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, देख सकते हो du बटे डी आर बराबर 1/9
2s² माइनस 4 दूनी 8s/r³। ठीक है, अब इसे समीकरण मान लो 2, ये तुमने अवकलन करके निकाल लिया है। अब इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। जब वैल्यू प्लस में दिखेगी तो निम्नतम होता है, माइनस में दिखेगी तो महत्तम होता है। तो पहले इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा और फिर इसको जब आप बराबर में 0 रखोगे तब तुमको ये मिलेगा वैल्यू। ठीक है, तो 8 नंबर का सवाल है, नोट कर लो। अब इसके आगे का हम इधर से लगाते हैं। महत्तम आयतन के लिए इसका एक बार फिर से अवकलन करते हैं। तो लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, r के सापेक्ष फिर से अवकलन। तो यहां से कितना हो जाएगा, d²u/dr² बराबर 1/9 बाहर ही रहेगा, यहाँ पे 2s²। r का अवकलन करोगे d/dr r माइनस 8s π कॉमन हो गया, d/dr r³। इसका अवकलन कर लो, 1/9 2s² r का मान 1 माइनस 8s π r³ का अवकलन 3r²। आगे हल करोगे 1/9 ये आया, यहाँ पे 2s² माइनस 8s π, सॉरी गुणा कर लो ना, 3×8 = 24 s π r²। ठीक है, 3×8 = 24 s π r² 45, ये s है। ठीक है, ये देखो 8×3 = 24 ये हो गया, ये s है। ठीक है, s ये s है, 5 नहीं है। ठीक, s है, ये s π r²। ठीक, अब ये आई है वैल्यू d²u/dr² की। ठीक, इसको मान लो समीकरण कितना 3, 2 तक हो गया था, 3 मान लिया। अब कुछ नहीं करना है भाई, केवल अवकलन तक आपको समझना है। अब इस वाली वैल्यू को 0 रखो और मान निकाल लो। लिखते हैं महत्तम आयतन के लिए, महत्तम आयतन के लिए du/dr बराबर 0। इसको 0 दिखा दो तो वैल्यू कितनी, 1/9 2s² r माइनस 8s π r³ बराबर 0। इतनी ही ना, 1/9 2s² r माइनस 8s π r³ बराबर 0। ठीक, अब इसी को हमें हल करना है। 1/9 0 की तरफ जाएगा, वैसे भी 0 हो जाएगा। बचा क्या, केवल 2s² r माइनस 8s π r³ बराबर 0 है ना। ये इधर जाके 0 हो गया, ये वैल्यू बची केवल। अब यहां से रखोगे 2s² r बराबर, माइनस वाली वैल्यू उधर जाएगी तो 8s π r³। ठीक है, अब जो कट पिट रहो काट लेते हैं, है ना। ये तुम्हारा r³ है, जो कट पिट रहो काट लो। ठीक, 2 से काटोगे 2 चौको 8, है ना। अब यहां से s को ये देखो ऐसे कर लो, s² ये है, s इधर गुणे पे भाग पे ले लो, r इधर गुणे पे उधर भाग पे भेज दो। देखो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट अगर समझ में आ रहा हो डायरेक्ट काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो s को इधर ले लिया, 4 ये बचा, 4 ये आ गया। देखो s को इधर ले लिया तो s² के बटे में s आ गया, और ये r इधर चला गया तो पाई r³ के बटे में r आ गया। तो s से काटोगे इसके स्क्वायर खत्म, r से काटोगे इसका स्क्वायर, तो s बराबर आ गया 4 पाई r²। आप चाहते तो डायरेक्ट भी हल कर सकते थे, यहाँ पे s से स्क्वायर काटते तो ये हट जाता, r से इधर भाग देते तो स्क्वायर आ जाता। तो सीधा सीधा s की वैल्यू कितनी आई, 4 पाई r²। कितनी वैल्यू आई इसकी, 4 पाई r²। अब जो तुमने s की वैल्यू निकाली, इसको कहाँ पे रखना है जाके। अब अगर इस s की वैल्यू को तुम इस समीकरण 2 में रखोगे, पहले इस s की वैल्यू को समीकरण 2 में रख देना। ठीक है, हम बता दे रहे हैं समीकरण 2 में रखो पहले, समीकरण 3 में। समीकरण कितने में, 3 में। समीकरण 3 में रखने से तुमको क्या मिलेगा, समीकरण 3 में जैसे ही रखोगे, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है, तुमको यहाँ पे एक चीज मिलेगा, d²u/dr² की वैल्यू माइनस में मिलेगी। और जब ये वैल्यू माइनस में मिलेगी तो तुम तुरंत कह दोगे आयतन महत्तम है। क्या कह दोगे, आयतन महत्तम है। जब ये s की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे रखने से तुमको आयतन महत्तम मिल जाएगा। चाहे तो इतना ही लिख के छोड़ दो कि समीकरण 3 में s बराबर 4 पाई r² रखने पर कौन इतना बड़ा करेगा 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए। d²u/dr² माइनस महत्तम है। अब हमको सिद्धि करना है महत्तम, देखो कहा गया सिद्ध वाले में तो फिक्स है कि महत्तम तो है ही है ना। तो बस इसमें माइनस दिखा के महत्तम कर दो, हो गया इतना काम, इसके आगे मत करो। इतना कर लिया। अब इस s की वैल्यू को समीकरण 1 में रखो जाके, जैसे ही समीकरण 1 में रखोगे आपके पास आपका आंसर होगा। तो उधर वाला तो नोट हो गया था, इसको इरेज कर देते हैं, आगे का आपको बताते हैं। ठीक है, 8 नंबर पे यार सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल आता है ये। अगर ध्यान से अच्छे से समझ गए ना
तो आप इससे कर भी सकते हो, ऐसी बड़ी बात नहीं है, इससे एकदम डरने वाली बात है, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस इसको ध्यान से आपको प्रैक्टिस कर लेना, समझ लेना। 8 नंबर यार कम नहीं होते, 8 नंबर मिल गया तो मजा आ जाएगी, है ना। तो देखो अब इस एस की वैल्यू को समीकरण 1 में, एस का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या था हमारे पास, एल बराबर वैल्यू देखो आई थी, समीकरण 1 कहाँ गया, एल बराबर था एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर, यही वैल्यू आई थी। हाँ यही वैल्यू थी ना, एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर। अब यहाँ पे एस का मान रख लो, तो एल बराबर कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एस की जगह 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर। अब इसे हल करो, एल बराबर कितना आया 4 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर घटा 3 पाई आर स्क्वायर बटे कितना आ गया पाई आर। अब इसे हल करो, पाई से पाई खत्म, आर से स्क्वायर खत्म, एल बराबर कितना मिला 3 आर, एल बराबर कितना मिला 3 आर। अब इससे भैया कहोगे साइन इनवर्स 1/3 का हल लाया। अब तुमको कुछ नहीं करना, साइन थीटा निकालना है। जो शंकु भी बना रखा था ये तुम्हारा मान लो शंकु बना देते हैं, ये क्या है तुम्हारा शंकु, क्या है ये शंकु, ये ठीक है, ये एल थी, ये एच थी और ये आर था और यहाँ पे कोण थीटा बताया था, है ना। अब यहाँ से अगर साइन थीटा निकालो, लिखते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होता है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना होगा, थीटा के सामने भुजा लंब, मतलब आर लंब हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा एल। तो साइन थीटा बराबर कितना है आर बटे एल। अब साइन थीटा बराबर आर ये हो गया, एल का मान कितना आया है 3r, तो एल की जगह रख दो 3r, है ना। आप देखोगे आर से आर कैंसिल, तो साइन थीटा बराबर कितना आया 1/3। साइन थीटा बराबर कितना आया 1/3। अब थीटा का मान निकालोगे तो थीटा कितना आ जाएगा, साइन उधर चला जाएगा तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3, है ना। तो यही तुम्हारा प्रूव्ड हो गया। 8 नंबर का सवाल था, 8 नंबर पक्के हो चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट में क्या निकालना पड़ा तुमको, साइन से क्वेश्चन हल हुआ है। बस इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है, सबसे पहले जो दिया हो, पहले महत्तम पृष्ठ की बात, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, कह रहा था ना दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल से वैल्यू हमने एल की निकाली थी। फिर महत्तम आयतन, तो महत्तम आयतन तुमको दिखाना था, तो इसलिए हम लोग आयतन का सूत्र लगाए, उसमें एल का मान रखे और एच को भी हटाया, केवल आर के पदों में लेके आए, जिससे आर के सापेक्ष अवकलन कर सके। अवकलन 2 बार किया, जब 2 बार अवकलन किया, क्योंकि 2 बार इसलिए महत्तम के लिए, है ना। अब महत्तम आयतन के लिए du बटा dr, जो मतलब पहली वैल्यू थी इसको 0 के इक्वल रखो, s का जो मान निकला इसको समीकरण 1 में रखो जाके, तो तुमको l का मान 3r मिलेगा। अब साइन थीटा निकालो, लंब बटे कर्ण से थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3। अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से हल हो चुका है। तो आशा करते हैं आज के क्वेश्चन सारे समझ में होंगे। जितने क्वेश्चन थे सब सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए थे जो कि पेपर में आ सके। ठीक है, देखो अब मेहनत की जरूरत है, क्योंकि मेहनत तो यार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके पहले और भी चैप्टर से हमने दिए हैं वीडियो, और भी आपके इसके बाद भी आपको अभी जो चैप्टर पे दिक्कत है उनको भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि आगे भी जो केमिस्ट्री फिजिक्स के पेपर है उस पर भी आपकी मस्त तैयारी होगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।